वेलकम सर। हाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। बैठिए। थैंक यू सर। तो देना चाहती हैं? सॉरी सर। बैठिए। परिचय अपना दीजिए। परिचय में नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का उल्लेख मत कीजिएगा। सर मेरा नाम महिमा है, मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से संबंध रखती हूँ। नाम बताने के लिए हमने मना किया, आप सुनी नहीं। सॉरी सर। देखिए क्या क्या नहीं बताना है। परिचय दीजिए, उसमें नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र। सर इनका उल्लेख ना डिस्ट्रिक्ट हो। का नाम बताया जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया जा सकता है? तो छात्र क्षेत्र पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ओके सर। सर मैंने 2016 में बीएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। उसके बाद मैंने 2018 में अपना पीजी कंप्लीट किया है सोशियोलॉजी से। और मेरी हॉबी मेडिटेशन और हिंदी गाने सुनना है। मेडिटेशन आप करते हैं? यस सर। गाने सुनते हैं? यस सर। बीएससी आपने किया 2016 में यस सर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ। क्यों आपने शिफ्ट किया ह्यूमैनिटीज की तरफ? साइंस छोड़ करके आप सोशियोलॉजी पर आ गई, यस सर। क्या सर, कारण है? यस सर। सर 12th मेरा साइंस से था, तो मैंने बीएससी कर लिया था। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट सिविल सर्विस की ओर हुआ। तो फिर मैं साइंस में मुझे नहीं लग रहा था मैं उतना बेहतर कर पाऊँगी। तो उसके बाद सिविल सर्विस में इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने सिलेबस देखा। तो उस समय सोशियोलॉजी वैकल्पिक विषय के रूप में अच्छा था, और जीएस में भी इसका काफ़ी पार्ट था, जैसे इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस में। तो इसलिए मैंने सर पीजी कर लिया सोशियोलॉजी से, और साथ में पढ़ाई भी अपना जारी रखा। नहीं, अगर सिविल सर्विसेज की बात हम करें यस सर। तो फिर तो बीएससी आपने कर लिया था। यस सर। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें आपको सिंपली ग्रेजुएट होने की ज़रूरत है, तो आपने गेन कर लिया था। फिर तो पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं थी। साइंस में आप अच्छा नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस के किसी डिसिप्लिन में नहीं किया। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती है, ज़रूरत ही क्या थी पीजी करने की? सर वैसे तो सिविल सर्विस के लिए यूजी ही आवश्यक है, मतलब अहर्ता है। लेकिन सर मैंने उस समय सोचा कि मैं वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी लूँगी, तो मुझे लगा मैं पीजी भी कर लेती हूँ और मेरा पीजी भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सर पीसीएस में कुछ पोस्ट के लिए पीजी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे पीसीएस टारगेट था। तो वैकल्पिक विषय पीजी, और जैसे अभी आपने बोला ना कि जनरल स्टडीज़ में सोशियोलॉजी के रोल को देखते हुए आपने सोशियोलॉजी को ऑप्ट किया। तो अगर देखें तो हमारे हिसाब से जनरल स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा रोल तो पॉलिटिकल साइंस का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है। सोशियोलॉजी का नंबर तो सबसे बाद में आता है। यस सर। सर उस समय इंटरेस्ट मुझे इसी सब्जेक्ट में आया था, तो मैंने इसीलिए कर लिया था। चलिए ठीक है। सोशियोलॉजी का जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगी, यही बनना चाहती हैं ना? यस सर। या डिप्टी एसपी? सर डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी एसपी मिलेगा, ज्वाइन कर लेंगी ना? सर मैं मेंटली तो प्रिपेयर हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी है, पर फिजिकली कुछ अक्षमताओं के कारण मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगी। यस सर। तो ये सोशियोलॉजी किस तरह से आपकी मदद करेगा वहाँ पर? सर समाजशास्त्र में विभिन्न सामाजिक समूहों, उनके मध्य अंतर संबंधों और उनका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हम उसका अध्ययन करते हैं। अगर हम प्रशासन में जाएंगे सर, तो हमें गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई नीतियों को इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए अगर हम क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश में डाइवर्सिटी अधिक है, अगर हम हर समूह की समस्याओं, क्षमताओं और उनकी स्ट्रेंथ इत्यादि को बेहतर तरीके से समझ पाए रहेंगे, तो योजनाओं को हम अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर सरकार को हमें सुझाव देने का मौका मिला, तो हम बेहतर सुझाव भी दे पाएंगे।
ठीक है। डाइवर्सिटी हम नहीं समझ पाए, अभी आपने बोला। यस सर। सर डाइवर्सिटी जैसे कि सर धार्मिक विविधता है और जाति विविधता है और भाषा के स्तर पे देखा जाए तो कई सारी बोलियां हैं उत्तर प्रदेश में। तो और सर ऐसे और सर जैसे महिलाएं हैं, युवा है, वृद्ध हैं, तो हर समुदाय की, हर वर्ग की समस्याएं अलग अलग हैं। तो अगर हर वर्ग की समस्याओं की गहनता से विश्लेषण किया जाएगा तभी हम उनके कल्याण के लिए योजनाओं को बेहतर तरीके से बना पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अच्छा, इस सेंस में विविधता की बात है। यस सर। अच्छा अच्छा। अपनी 5 स्ट्रेंथ बताइए, जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगी तो ये सब आपको काम आएगी। यस सर। सर और स्ट्रेंथ बताने के बाद वीकनेस भी बता दीजिए उसी क्रम में 5। सर जैसा कि सिविल सर्विस प्रशासक के लिए कुछ मूल्यों की रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे लगता है मुझ में कुछ मूल्य हैं, जैसा कि मैं जिज्ञासु हूँ और मैं किसी भी मुद्दे को विभिन्न डायमेंशन में अध्ययन करके फिर निष्कर्ष पे आती हूँ। और सर मैं धैर्यशील हूँ और मैं आशावादी हूँ और मैं लगनशील भी हूँ। और चलिए 5 हो गए। यस आपने धैर्यशील शब्द का इस्तेमाल किया। धैर्यवान कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा या धैर्यशील? दोनों के अर्थ में कुछ अंतर हो तो बताइए। सर अर्थ तो स्पष्ट रूप से नहीं पता, लेकिन धैर्यवान ज़्यादा बेटर है। अच्छा ठीक है सर। आपने सोशियोलॉजी से मास्टर किया है ना? कुछ इंडियन सोशल थिंकर के नाम बताइए। यस सर। सर जीएस घुर्रे हैं और एमएन श्रीनिवास हैं और एआर देसाई हैं और डीपी चौधरी। आपने जिनके नाम बताए, इनको अगर हमें क्लासिफाई करना हो, वर्गीकरण करना हो, जो ट्रेडिशन है सोशियोलॉजी का, तो कौन कौन से स्कूल को बिलोंग करते हैं ये, या कौन कौन से पर्सपेक्टिव को से बिलोंग करते हैं ये? जैसे एमएन श्रीनिवास को एग्जाम्पल के तौर पे, एमएन श्रीनिवास जी में, तो उनको जो है एक हम लोग कह सकते हैं कि वो जो ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव है उसका समर्थन करते हैं वो। इसी हिसाब से बताइए। सर जैसे एआर देसाई जो हैं वो संरचनात्मक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और सॉरी सर, आपने मास्टर किया है सोशियोलॉजी में, इसलिए सवाल पूछा गया। सर यस सर। एमएन श्रीनिवास जी का उनका किताब का क्या नाम है, जिसके स्टडी के बेसिस पे वो बहुत पॉपुलर हुए और इंडियन सोसाइटी को समझने का एक नज़रिया भी दिया? सर किताब का तो नाम नहीं याद आ पा रहा है, लेकिन बहुत ही फेमस पॉपुलर बुक है। सॉरी सर। रिमेम्बर्ड विलेज करके। ये कहा जाता है कि जब वो अपना फील्ड वर्क किए तो वो उसके बाद फिर वो अपनी जिसमें डायरी में नोट किए थे वो भूल गए, फिर अपने उसके मेमोरी के आधार पे फिर से उन्होंने सारा कुछ रिकलेक्ट किया और फिर उस किताब को पब्लिश किया। सॉरी सर। अच्छा, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है? सर ये कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, उन्होंने ये विचारधारा दी थी और उन्होंने इसके लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में इन्होंने ये विचारधारा दी थी। उनके अनुसार प्रत्येक समय समाज में 2 वर्ग रहते हैं। उनका मानना था कि 2 वर्ग रहते हैं, एक पूंजीपति, एक श्रमिक वर्ग। तो जब शोषण अत्यधिक बढ़ जाता है तो फिर रूपांतरकारी परिवर्तन होता है और एक नई व्यवस्था का निर्माण होता है जो नवीन मूल्यों वाली होती है। और सर वो वर्ग संघर्ष के बारे में बताया था और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में उन्होंने बताया था। जो मार्क्सवाद है, क्या इस भारत के संदर्भ में इसकी महत्व है आज के समय में? सर पूरी तरीके से तो नहीं है। कैसे है कैसे नहीं है, दोनों के बारे में बताइए। सर जैसे हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी है और गवर्नमेंट की भी भागीदारी है।
तो जैसे सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, उसमें लोगों को मुख्य धारा में लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य होता है। तो ये समाजवादी परिकल्पना, साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो विचारधारा थी उसी से निकल के आई थी। तो सर पूरी तरीके से तो नहीं, थोड़ा मतलब उसका रूप है। अच्छा, रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था कि महिलाओं को रात में काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा कुछ था न्यूज़ में, आपने पढ़ा है? सॉरी सर। अच्छा, तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? सर महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे सर शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार कन्या सुमंगला योजना लाई है और मिशन शक्ति लाई है। और सर जैसे शिक्षा के लिए सर जैसे निपुण योजना है। और अगर कृषि में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना लाया गया है। इसमें महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनको आर्थिक अवसर प्रदान किया जाएगा और उनकी आय बढ़ाई जाएगी। और सर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे अभ्युदय योजना है, इसमें कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। और सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। और सर स्टैंड अप योजना के तहत महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। और सर ODOP योजनाओं में भी महिलाओं को कौशल विकास किया जा रहा है उनका, और उनको वित्त प्रदान किया जा रहा है। और सर लखपति दीदी योजना भी है। इसके तहत ये है कि 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं की वार्षिक आय को 1 लाख रुपए करने का टारगेट रखा गया है। जो ये थर्ड टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जब आया, क्या सर? थर्ड टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पंचायती राज, उसका किस हिसाब से आप उसका सफलता देखती हैं ग्राउंड पे? क्या ये महिलाओं को सशक्तिकरण करने में एक सफल प्रयास रहा है? यस सर। सर इसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व की गई थी और राज्यों की इच्छा पे निर्भर थी कि वो इसे और बढ़ा सकते थे। तो उत्तर प्रदेश में अभी 33% सीटें आरक्षित हैं। तो अगर सर इंडिया लेवल पे देखा जाए तो जितनी भी पंचायती सीटें हैं उसमें 44% सीटों पे महिलाओं की भागीदारी है। तो इससे कहा जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और महिलाएं राजनीतिक रूप से जागरूक हुई हैं। इसका एग्जाम्पल सर चित्रकूट के एक प्रधान के कार्यों से देखा जा सकता है। सेमेरिया गांव की ग्राम प्रधान दिव्या थी, उनके कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें एप्रिसिएट किया गया था। उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में बेहतर कदम उठाया था, बेहतर कार्य किया था। ऐसे सर जैसे पश्चिम बंगाल में है, वहाँ की पंचायत महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कार्य किया है। और सर यस सर एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में अगर हम देखें तो जो विमेंस पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वो काफ़ी कम है महिलाओं का। ऐसा क्यों? सर अभी यस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अभी जो आई है रिसेंट में, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 32% है। और सर इसका कारण है कि पहला कारण सामाजिक कारण है। इसमें लैंगिक भेदभाव समझा जाता है, उनकी शिक्षा को वरीयता नहीं दी जाती है। तो जब महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, और सर दूसरा कारण यह है कि स्किल डेवलपमेंट, और तीसरा कारण यह है कम उम्र में विवाह, और चौथा कारण यह है कि उनको जब विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेंड नहीं किया जाता है। तो यस सर, और सॉरी सर, और फोर्थ क्या है कि सर फोर्थ में हेल्थ को भी शामिल किया जा सकता है।
और फिफ्थ में क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महिलाओं की भागीदारी कम है। तो इसका ओवरऑल ये फ़र्क पड़ता है कि उनके पास एक तो एजुकेशन नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, तो फिर और सर तो वो आर्थिक गतिविधियों में और सर उनकी जल्दी शादी हो जा रही है, तो उनके पास अवसर सीमित हो जा रहे हैं। तो ये सर इन सब कारणों की वजह से महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पा रही हैं। ओके। प्रायः यह देखा गया है कि जो हायर डिसीजन मेकिंग पोस्ट्स हैं वहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम है। बहुत कम। क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? मैम इसका रीज़न सर्वप्रथम मैम इसका कारण एजुकेशन ही है। अगर नहीं, पहला कारण मैम सामाजिक स्तर से जुड़ा हुआ है कि हम महिलाओं को किस स्थिति में देखना चाहते हैं। अगर लैंगिक भेदभाव है, हम उनके एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर डिसीजन मेकिंग पोस्ट में महिलाएं तभी पहुंचेंगी जब वो इस एजुकेट होंगी और अवेयर होंगी। अगर एजुकेट नहीं, ठीक है, एक हो गया, आगे दूसरा। दूसरा मैम समाज ये सोचता नहीं है कि महिलाएं सक्षम नहीं होती हैं, इनको वहाँ तक। यस सर, लैंगिक रूढ़िवादिता। जैसे महिला ऐसा देखा जाता है कि अगर महिलाएं सेम पोस्ट पे किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, अगर प्रमोट करने की बारी आती है तो उसके पुरुष समकक्ष को, कई रिपोर्ट आई थी, तो उसके पुरुष समकक्ष को वरीयता दी जाती है। इसका कारण ये होता है कि कंपनियों को लगता है कि महिलाओं की शादी हो जाएगी तो फिर मातृत्व को ग्रहण करेंगी, तो उसमें चाइल्ड केयर लीव है और जो मातृत्व अधिनियम के तहत जो लीव मिलती है, तो उससे उनका जो आर्थिक गतिविधि होगा वो प्रभावित हो जाएगा, तो उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है और इसकी जगह उनके जो पुरुष साथ के होते हैं, पुरुष कर्मचारी, उनको वरीयता दे दी जाती है। ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप का नाम सुना है? यस मैम। आप समर्थन करते हो इसका? नो मैम। क्यों? मैम मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ पे विवाह को ही पवित्र संस्था के रूप में देखा जाता है, तो मेरा भी विवाह पर ही ज़्यादा विश्वास है। और आपको नहीं लगता कि चेंज्ड सिनेरियो में अगर आप जिसके साथ अपना जीवन बिताना चाह रही हैं, अगर उसको आप पहले से जान रही हैं, समझ रही हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी? तो बेहतर है कुछ दिन साथ रह के देख लीजिए। मैम बात तो सही है, लेकिन मेरा और इंडिया में ही अगर आप बहुत सारे ट्राइब्स समझ रहे हो ना, उनके कल्चर में है ये चीज़, तो ऐसा भी नहीं है कि ये वेस्टर्न कल्चर का पार्ट हो जैसा कि आमतौर पे कहा जाता है। इट्स वेरी मच इनहेरेंट इन इंडियन कल्चर। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में भी कुछ एक ट्राइब्स हैं जहाँ पर ये कल्चर बहुत ही आम है। यस मैम। मैम अगर कल्चर है तो मैम क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, सबको अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अगर उनकी पसंद है तो मतलब अगर उनकी पसंद है लिव इन रिलेशनशिप में तो कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत पसंद है, मैं विवाह को ज़्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मैम विवाह तो दोनों अच्छे हैं। नहीं, आप किसको प्रेफर करेंगे? मैम अगर अभी तक तो कुछ नहीं, अगर मुझे कोई मिलता है तो अगर मुझे कोई पसंद आता है तो मैं लव मैरिज के साथ जाना चाहूँगी। अरेंज मैरिज क्यों नहीं? मैम वो भी अच्छा है, लेकिन अगर मैम विवाह के लिए प्यार ज़रूरी होता है, तो अगर हम किसी से प्यार करेंगे, समझेंगे, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही है। बुद्धिज्म पढ़ा है? यस मैम। बौद्ध धर्म के उत्पत्ति के कुछ कारण बताइए। यस मैम। जैसे ये ब्राह्मण धर्म के विरोध में ही आया था
जैसे कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी भारतीय समाज में, वर्ण व्यवस्था अत्यंत जटिल हो गई थी और जो निम्न जाति या निम्न वर्ण के लोग थे उनको ना एजुकेशन और पूजा पाठ में उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और महिलाओं को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो इसी के विरोध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अच्छा ये बताओ, आज कंटेम्पररी टाइम में ऐसा क्या, कौन से रीजंस हो सकते हैं कि बौद्ध धर्म ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इंडिया से, या बहुत उस तरीके से नहीं प्रचार प्रसार है जैसा कभी किसी जमाने में हुआ करता था मौर्यों के काल में या फिर 6ठी शताब्दी BC में? अब कौन से ऐसे कारण हैं? मैम अब तो भारत लोकतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है। उस समय मैम राजाओं द्वारा जैसे अशोक बौद्ध धर्म अपना लिए थे, तो कई राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया गया था। अच्छा ये बताइए, हॉबीज क्या क्या हैं आपकी? मैम मेडिटेशन और हिंदी गाने सुनना। गाने किस तरीके के सुनना पसंद करती हैं? मैम ऐसा कुछ सिलेक्टिव नहीं है, वो मूड के ऊपर डिपेंड। तो अल्ताफ राजा से स्टार्ट करके अरिजीत सिंह तक कुछ भी? मैम बहुत पुराने गाने नहीं सुनती हूँ। अच्छा हिंदी सिनेमा में गुरुदत्त साहब एक हुए हैं, नाम सुना है? नो मैम। मुकेश जी का नाम तो सुना होगा? मैम सुना है लेकिन एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। अच्छा ठीक है, अमाल मलिक का नाम तो सुना होगा? अरमान मलिक। अरमान मलिक। यस मैम, सिंगर है। एक गाना कोई अगर याद हो? मैम इस समय तो नहीं याद आ रहा, सॉरी मैम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कौन कौन से आर्टिकल्स को डील करता है? मैम ये अनुच्छेद 26 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। 26 से या 25 से? सॉरी मैम, हाँ अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। तो इस हिसाब से रिलीजियस कन्वर्जन का राइट होना चाहिए, आपके हिसाब से ये सही है या नहीं? मैम सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जबरन धर्मांतरण पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि जबरन धर्मांतरण सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी धर्म को अपनाना चाहता है तो उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब ठीक सर। सोशियोलॉजी में एक टर्म है कल्चरेशन। यस सर। क्या है इसमें सर? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सांस्कृतिकरण। कल्चरेशन को नहीं बोलते, संस्कृतिकरण कुछ और बोलते हैं। सर यही बोलते हैं, सॉरी सर। चलिए बताइए कल्चरेशन में क्या बता रहे हैं? स्वांगीकरण क्या है? असिमिलेशन। चलिए बताइए सर। ये संस्कृतिकरण MN श्रीनिवास जी ने दिया था। इसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि जब कोई निम्न जाति के लोग उच्च जाति की रीति रिवाज और परंपराओं को अपना लेते हैं और सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वो सांस्कृतिकरण होता है। और असंस्कृतिकरण क्या है? इसमें असंस्कृतिकरण में जब उच्च जाति के लोग निम्न जाति की परंपराओं को अपनाते हैं। असिमिलेशन। स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, सॉरी सर। सोसाइटी एक पुस्तक है, किसने लिखा है? सर अमाल दुरखान लिखे। गेस कर रही हैं? पता है? सॉरी सर, नहीं पता। मैकाइवर एंड पेज का नाम सुना है आपने? सर सुना है। मैकाइवर का पूरा नाम बताइए। सॉरी सर। पेज का पूरा नाम? सॉरी सर। सोशियोलॉजी को प्योर साइंस किसने कहा है? सर अगस्त काम्टे। उन्होंने प्योर साइंस कहा है या जनरल साइंस कहा है? इसे भौतिकी। भौतिकी। भौतिकी कहा है। सामाजिक भौतिकी बोला है। और सर उन्होंने बोला था कि
समाज का अध्ययन उस प्रकार से करना चाहिए जैसे हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की सहायता से करते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। बार्न्स एंड बेकर का नाम सुना है? नो सर। चलिए ठीक है, आप बताइए जरा, अयोध्या को फतह कर लिया गया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। यस सर। मथुरा में क्या बाकी है और काशी में क्या बाकी है? सर अभी सर्वे हो रहा है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग सर्वे कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने। संदर्भ में कहाँ के लिए आप बता रहे हैं, मथुरा या काशी? सर मथुरा के लिए। तो अभी पुरातात्विक विभाग सर्वे कर रहा है सर, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, विधायिका डिसाइड करेगी। और काशी? सर काशी में ज्ञानवापी का सर्वे हो गया है, अभी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? सर पता नहीं आइडिया? नो सर। मथुरा में क्या दिक्कत है? मथुरा में सर ऐसा माना जाता है कि जो जन्मभूमि थी, कृष्ण जन्मभूमि थी, राम जन्मभूमि, और यहाँ काशी में शिव जी के साथ साथ ये ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है। यस सर। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला था। यस सर। मथुरा में किस मस्जिद का मामला है, यहाँ पूजा की डिमांड कर रहे हैं हिंदू लोग? सर मस्जिद का नाम नहीं याद आ रहा है, ईदगाह मस्जिद, ईदगाह मस्जिद। अभी 2-3 दिनों में ईदगाह मस्जिद चर्चा में आई है। यस सर। किस लिए? सर पहले हाई कोर्ट का डिसीजन था कि उसका सर्वे किया जाएगा, फिर मस्जिद की जो सर्वे किया जाएगा, पूजा की डिमांड कर रहे थे हिंदू लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, पूजा नहीं कर सकते यहाँ पर आप। सर ये मुझे जानकारी। हाँ, इसीलिए चर्चा में आया है। इसरो की उपलब्धियाँ नए साल में शुरुआती उपलब्धि से हुई है। यस सर। बताइए जरा। सर ये आदित्य L1 मिशन अभी अपने कक्षा में पहुंचा है। अपने कक्षा में? उस कक्षा का नाम बताइए। L1 लैग्रेंजियन पॉइंट। ये कक्षा है? सर ये कक्षा को तो हॉलो ऑर्बिट कहा गया। यस सर, होलो ऑर्बिट का ये एक पॉइंट है जहाँ पे पृथ्वी और सूर्य क्या है ये हॉलो ऑर्बिट? क्यों बोलते हैं इसको हॉलो ऑर्बिट? सर सॉरी सर। चलिए बताइए, आप लैंग्वेज 1 कुछ बता रही थी। सर यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य का इक्वल होता है, तो जिससे उपग्रह को कम ईंधन की जरूरत पड़ती है, और इस बिंदु पे पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इक्वल होता है या कुछ और कहना चाहती हैं आप यहाँ पर? नहीं सर, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों संतुलित करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, चलिए बताइए आगे क्या बता रहे हैं। और सर ये ऐसा बिंदु होता है जिसमें सदैव सर जैसे, हाँ ये ऐसा बिंदु होता है जिसमें कभी छाया का प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? सर 3 लाख समथिंग, सॉरी सर। चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं क्या? 3,84,000 बचपन में पढ़ा था। सॉरी सर। पेलोड कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, कितने इसमें? इसमें सर 7। 4 एक साथ क्या करेंगे? क्या सर? 4 और 3 का डिवीजन है। 4 पेलोड का काम एक जैसा है, 3 का एक जैसा है। 4 क्या करेंगे और 3 क्या करेंगे? सर सॉरी सर, इतनी जानकारी नहीं है। अखबारों में खूब छपा है कि सूर्य नमस्कार किया भारत ने। यस। क्या आशय है इसका? सर ये गुजरात के एक मंदिर है कोई, वहाँ पे सूर्य नमस्कार किया गया था, कई लोग मिलके अधिक संख्या में किए। चलिए अंतिम सवाल बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर आदमी कौन है? सर नाम तो नहीं याद आ रहा है, वो इत्र उद्योग से संबंधित हैं। सबसे अमीर
Yes, उत्तर sir. प्रदेश की? उनका इत्र उद्योग से ही संबंध है सर, नाम नहीं याद मैं कर पा रही हूँ अच्छा, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम? इस समय। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ही है, चेंज हो गया? सर कुछ रिपोर्ट अडानी, गौतम अडानी को बोलती है, कुछ रिपोर्ट मुकेश अंबानी को। अच्छा, ऐसा है। यस सर। चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जा सकती। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रहे हैं साक्षात्कार देकर? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा पहले की तुलना में? यस सर, उस पहले वाले में मैं डर रही थी काफ़ी। हाँ, डर नहीं लगा? नो सर। हाँ, हम लोग भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं। एंट्री, अभिवादन, बैठना, फर्स्ट मिनट ऑलमोस्ट ठीक था। यस सर। जो इंटरव्यू का अगर हम लोग बांटे इंट्रोडक्टिव फेज में, मिडिल फेज में, फाइनल फेज में, यस सर। छोटी मोटी गलतियाँ करने के सिवा ओवरऑल सब कुछ ठीक था। सिटिंग पोस्चर की बात हम लोग करें तो ये हाथ ऐसे, नहीं सर, ये अभी कर लिया। थोड़ा सा और नॉर्मल पंजी करो, ऐसा लग रहा है ना जैसे तुमको ऐसे बैठाया गया ऐसे फिक्स करके। सर मैम वो मेरे रीढ़ की हड्डी में रॉड पड़ी है तो मेरा पोस्चर थोड़ा ऐसा ही है। अच्छा ये है, ओके ओके। अच्छा, इसीलिए डिप्टी एसपी का यस सर। तुम्हारी नहीं है। ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, जैसे कंफर्ट महसूस करो। हाँ फिर ठीक है, जैसे आप वैसे कंफर्ट फील करो। कुछ एक सवालों में ये देखा गया ना कि जैसे पहले ये, फिर ये पॉइंट, ये पहला पॉइंट, फिर वो नहीं ये वाला पॉइंट। यस सर, रिपीट हो गया। हाँ, तो कुछ ये करने की जरूरत नहीं, जो पॉइंट आ गया मस्तिष्क में उसको बता के फिर अगला पॉइंट बता देना है। वॉइस ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक है, अपीयरेंस ठीक है, अप्रोच ठीक है, तो आज कोई ऐसा फ्ला नहीं दिख रहा है जिसमें सजेस्ट किया जाए कि नहीं इसमें विशेष सुधार की ज़रूरत है। सिवाय इसके अभी टाइम है 3-4 दिन, तो जैसे काम मेरे ख्याल से कर रही होगी अखबार पर, यस सर। अखबार को ठीक से पढ़ना है। जो अखबार में जो खबरें हैं, जो मुद्दे हैं, वो तो आउट है, पता है कि इन पर प्रश्न बनेंगे। यस सर। बाकी तो नहीं पता कि कौन कहाँ से क्या पूछ लेगा। हो सकता है जो यहाँ पूछा गया उसमें से चीज़ें पूछी जाए, हो सकता है कि न पूछा जाए। अब विषय जैसे सोशियोलॉजी में एमए है तो यहाँ से सवाल बनना स्वाभाविक है, लेकिन ये भी सही है कि वैकल्पिक विषय रहा नहीं, यस सर। तो बहुत इसके बताने, इसका उत्तर देने न देने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे ख्याल से। जो पहला चैप्टर, कौन सी किताब है तुम्हारे पास सोशियोलॉजी की? सर इस समय तो पीजी की तो कोई नहीं है। ना कोई किताब ऐसी हो। सर दृष्टि का कोचिंग, सॉरी सर, कोचिंग का लिया था तो वही बुक है सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी की बुक कोचिंग की? यस सर। कोई टेक्स्ट बुक लेकर के सर वो उसका introductory एनसीईआरटी chapter। है। एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है। किसी भी एक बुक का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसमें लगभग सारे मुद्दे आ जाते हैं, उसी इंट्रोडक्टरी चैप्टर को पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर लगे कि मुश्किल है उसको कलेक्ट करना तो छोड़ दो। यस सर। केवल अखबार की खबरों को ठीक से पढ़ो, ठीक है? इंटरव्यू अच्छा करोगी, इस बात की परवाह मत करना वहाँ पर कि इस सवाल का उत्तर गलत हो गया, हमने गलत जवाब दे दिया। जानबूझ के गलत जवाब नहीं देना है, बस नहीं आता है सर ही बोल देना है, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंस के साथ जाना, ठीक है? जितना नॉलेज बेस है उतना बढ़िया है, बढ़िया से जवाब देना। डिप्टी कलेक्टर बन के, यस सर। ठीक है? यहाँ तक आ गई तो आगे तो हाँ? अब आगे जो होना इंटरव्यू में 60 to 70% चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। 100 नंबर का इंटरव्यू है,
60-65 नंबर मिलेगा, 2 4 5 नंबर थोड़ी मशक्क़त हो गई, शायद और मिल जाए। यस सर। ठीक है, यस सर। जाओ। गुड लक। गुड लक, ऑल द बेस्ट।